हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को लक्ष्य सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पसंद में आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे। अगर ऐसा है, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इसी क्रम में आज हम लोग लक्ष्य सीरीज का तीसरा वीडियो 25 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेकर के आए हैं, जो साइंस के बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप तैयार करके अपनी तैयारी को नया रूप दे सकते हो। और जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन एग्जाम्स के लिए, और इन क्वेश्चंस को आप लोग बेटा जरूर तैयार करें, ठीक है ना। तो जैसा हो सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? बहुत सारे बच्चों को ये पहली बार दूरबीन का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं चंद्रा एक्सरे एक कृत्रिम उपग्रह है बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह है, जिसको 23 जुलाई 1999 को, ठीक है ना, नासा के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था। और हमारे भारत के भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में इसको लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है इस सैटेलाइट का? जो सफ़ेद बौने तारे हैं उनके मास का निर्धारण करना, ध्यान रखना, उनके द्रव्यमानों का निर्धारण करना। तो ये आपको जानकारी बहुत आवश्यक थी पता होना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर इस दूरबीन का नाम रखा गया। इसका काम क्या था? सफेद बौने तारों जो डॉर्फ स्टार्स होते हैं, वाइट स्मॉलर स्टार्स होते हैं, उनके मैक्सिमम मास को पता लगाना, उनके अधिकतम द्रव्यमान को पता लगाना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दियर पोजीशन, फ्रॉम दियर ओरिएंटेशन। तो क्या उससे स्वतंत्र है बेटा? संहति का मतलब होता है मास। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अर्थात संहति। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा, जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है उसको अगर पानी में भिगो के बाहर निकाला जाए तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। आप लोगों ने महिलाओं के बाल देखे होंगे, औरतों लड़कियों के बाल देखे होंगे, या अपने बाल देखे होंगे कि जब आप लोग नहाते हो तो नहाने के बाद आपके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा होता है पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के कारण। और सरफेस टेंशन के कारण जो पानी होता है वो अपने न्यूनतम क्षेत्रफल को धारण करने का प्रयास करता है। ड्यू टू द सरफेस टेंशन वाटर हैज द टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एरिया, और यही कारण है कि शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताता कि कौन सा आंसर सही है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ध्यान से सुने और इन क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ध्यान से सुने और तैयारी को बहुत प्रभावी ढंग से करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? जब एयर हॉरिजॉन्टल ब्लो करता है तो हीट का ट्रांसफर क्या कहलाता है? सीधा सीधा आप ये समझो, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिवहन। क्या बोलते हैं बेटा? अभिवहन। नया क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के लिए, इसलिए ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है? अभिवहन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? वैज्ञानिक कार्यों में क्या होता है आप लोग ध्यान से समझें, जब बहुत दूर की फोटोग्राफी लेनी होती है तो जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें, ध्यान रखिएगा, या अवरक्त किरणों वाले जो कैमरे होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत दूर, उसी को शुद्ध हिंदी में लिखा गया है सुदूर फोटो चित्रण।
ठीक है ना। बहुत ही जो फार्थेस्ट फोटोग्राफी होती है उसके लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन मींस अवरक्त किरणें, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हर क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बताता चल रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को निम्न में से किस प्रभाव के द्वारा आसानी से ट्रैक किया जाता है? हमारे वैज्ञानिक निम्न में से किस प्रभाव के द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं? तो आंसर है डॉपलर इफेक्ट मींस डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शीशे के संचयन वाले सेल में, जिसका नाम है सीसा संचायक सेल, इस सेल में किस एसिड का प्रयोग होता है? सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, H2SO4। किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हो? H2SO4। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितने प्रकार के सेल होते हैं आपको पता होगा? 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? लेक्लांसे, डेनियल और शुष्क सेल। और सेकेंडरी सेल क्या होता है? सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्टील को चुंबकित करना कठिन है। सभी लोग जानते हो बेटा, स्टील से क्या बनाए जाते हैं? नॉन परमानेंट मैग्नेट, जिनको अस्थायी चुंबक कहते हो। और इसको मैग्नेटाइज करना क्यों कठिन होता है? जिन पदार्थों की निग्राहिता ज्यादा होती है, कोर्सिविटी ज्यादा होती है, उनको आसानी से मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। तो कम चुंबकशील होने के कारण, ध्यान रखिएगा, इनका जो धारणशील होती है वो कम होती है। इनकी धारणशीलता क्या होती है? कम होती है। धारणशीलता का मतलब होता है, धारणशीलता का मतलब क्या होता है? बोलो। धारणशीलता का मींस होता है रिटेंटिविटी। क्या होता है? तो नर्म लोहे की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है और स्टील की रिटेंटिविटी क्या होती है? कम। इसलिए ध्यान रखना, इसको चुंबकित करना कठिन है। तो कम चुंबकशील होने के कारण हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, कम चुंबकशील होने के कारण या अधिक निग्राहिता होने के कारण इसको चुंबकित करना टफ है, इसको मैग्नेटाइज करना टफ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कम चुंबकशील होने के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे सही उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? आप लोग जानते हो बेटा, ट्रांजिस्टर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से, अर्धचालक से। और जो चारों आंसर दिए हैं इसमें सेमीकंडक्टर कौन है? सिलिकॉन। इसलिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे सही मटेरियल क्या होगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? बहुत से बच्चे पहली बार इस नाम को सुन रहे होंगे। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब यह होता है जो विखंडन की प्रक्रिया को मॉडरेट करे, आगे की ओर बढ़ाए, वो ट्रिगर कहलाएगा। ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर जो फिशन होता है, नाभिक का टूटना, इसमें ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नाभिकीय विखंडन की घटना न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। ठीक है, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी को तैयार हो गया? चलिए आगे की ओर बढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा हो, तो सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दें और सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन जरूरतमंद बच्चों तक या उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको वास्तविकता में साइंस के क्वेश्चंस की तैयारी की आवश्यकता है और जो इन क्वेश्चंस के द्वारा अपनी तैयारी को बहुत प्रभावी ढंग से करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किसमें परिवर्तित होते हैं? आप लोग जानते हो जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका जब विखंडन होता है तो विखंडन पे विखंडन, फिशन पे फिशन, फिशन पे फिशन, लगातार वो नाभिक क्या होता है? टूटता जाता है और लास्ट में वो किसमें कन्वर्ट होता है? सीसा में। दैट मींस लेड में। ऑप्शन नंबर बी, सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? सीसा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने पढ़ा भी होगा, रेडियो एक्टिविटी की घटना तब तक होती रहती है जब तक स्थायी तत्व ना प्राप्त हो जाए, और वो स्थायी तत्व कौन सा है? लेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसा। परमाणु क्रमांक होता है इसका 82 एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या होती 206, 82 पीबी 206। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, नाभिकीय बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हो? कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका?
यूरेनियम का, ध्यान रखना बहुत ही सक्रिय एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, इसलिए न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? कोई भी एलिमेंट हो उनकी प्रॉपर्टीज को निम्न में से किससे पहचाना जाएगा? प्रॉपर्टी को पहचाना जाता है एटॉमिक नंबर से, जिसको बोलते हो परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को लर्न कर लो। आंसर है एटॉमिक नंबर मींस परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, नीला तोता क्या है? आप लोगों में से कई लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा। नीला तोता क्या होता है? याद है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4 होता है बेटा। फार्मूला इसका अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें, CuSO4। और ये किसके निर्माण में होता है? कीटनाशक जो बनाए जाते हैं ना, जर्म को मारने वाले केमिकल, गोंद के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। चमड़ों को, जो चमड़ा होता है लेदर, उसके कलर में नीला तोता CuSO4 का प्रयोग होता है। ध्यान रखने का, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, सीमेंट की खोज निम्न में से किसने करी? आजकल हमारे घरों में सीमेंट बहुत यूज होती है, आप लोगों के घरों में भी आपने देखा होगा। अधिकांशतः जो निर्माण होते हैं वो सीमेंट के किए जाते हैं। तो सीमेंट का प्रयोग कहां पर होता है? सीमेंट की खोज किसने करी थी? नाम है जोसेफ आस्पर्डिन ने सीमेंट की खोज की थी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? प्रतिदीप्त नली माने समझते हो ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब जिससे प्रकाश आता है। इसमें जनरली किस मटेरियल का या किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन रिएक्टेबल गैसेज आर्गन। और किसका यूज करते हैं बेटा? आर्गन के साथ साथ हम लोग मरकरी की वेपर, पारे की वाष्प का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदीप्त नली में सबसे अधिक पारा वाष्प और आर्गन पाइप का, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जो होती है वो मेटल होती है। क्या होती है? मेटल। और एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए, या एल्युमिनियम को किससे प्राप्त करते हो? तो लोहे के अयस्क से। किससे? लोहे का जो ओर होता है, आयरन का ओर, उससे एल्युमिनियम को प्राप्त करते हो। तो पहचान लो इसमें से लोहे का अयस्क कौन है? बॉक्साइड। बॉक्साइड हो गया, हेमेटाइट हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? लोहे के अयस्क हैं। तो एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड से। ठीक है। भारी जल का अणुभार है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हैवी वाटर जिसको कहते हो D2O, जिसको क्या बोलते हो बेटा? D2O। तो D2 माने हाइड्रोजन, H2O। तो 2 तो इसका हो गया अणुभार, ऑक्सीजन का 16, और D2 है तो 4 हो गए, 16 + 4 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? पता है ना आपको? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एज मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जिनको आप लोग जरूर तैयार करें। इनसे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। आप जब पेपर दोगे तो आपको इस बात को पता चलेगा कि वाकई ऐसे क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए कितने जरूरी हैं। कोई भी एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा, एसएससी का एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, रेलवे का एग्जाम हो, आरआरबी का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आनी है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? प्लास्टिक गैस सामान बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हो, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता है तो आज के बाद पता हो जाए। एथिलीन का यूज किया जाता है प्लास्टिक के सामान को बनाने के लिए। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर अगर आपको साउंड सुनना हो तो हाइड्रोफोन होगा। हाइड्रोफोन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ की डालियों को हिलाने से फल नीचे गिर पड़ते हैं। अरे ये क्या है? आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, न्यूटन का पहला नियम, इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व के गुण के कारण जब आप डाली को हिलाते हो तो फल नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है? जब आपने डाली को हिलाया तो डाली आ गई गति में, फल किसमें थे? रेस्ट में, इसलिए फल नीचे गिर गए। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो बारिश होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाउंटेन पेन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन, इंक का पेन, ये कैपिलरिटी यानी केशिकात्व की घटना है जिसको कैपिलरिटी बोला जाता है। आप लोग जानते हो केस नली में
कैपिलरिटी वो घटना है जिससे कोई द्रव या कोई भी इंक या कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड हो, वो आसानी से नलियों में ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे कपड़े का गीला हो जाना, इंक को सोखने वाला जो पैड होता है, ध्यान रखना, ये सारी घटनाएं किस पर आधारित हैं? केशिकात्व की घटना पर। इसलिए फाउंटेन पेन का सिद्धांत भी केशिका क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बोलोमीटर का यूज किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को मेजर करने के लिए, चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का मापन करने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का सेट 03 का लास्ट क्वेश्चन, पानी का वाष्पोत्सर्जन, पानी का वाटर का जो वेपोराइजेशन होता है वो निम्न में से क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी परिवर्तन, ठीक है ना। एक होता है एंडोएरोजिक रिएक्शन जिसको बोलते हो क्या? ऊष्मा शोषी, ध्यान रखिएगा, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पानी का उत्सर्जन एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टिक कर लें बेटा। आई होप कि आपको ये टारगेट सीरीज, लक्ष्य सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। इसका ये तीसरा वीडियो, 25-25 क्वेश्चन के मैं हर वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ। आप इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छा कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए लगातार इससे भी अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूं और आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करते रहें। ठीक है, तो सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसी प्रकार मन लगा के तैयारी करें, मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के लगातार वीडियोस मिलते रहें। तो टारगेट सीरीज, लक्ष्य सीरीज के पार्ट 04 में आपसे जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।